बेटा एटम हमने खत्म किया था। और बस एटम बेटा उतना ही है अपने सिलेबस में। केमिस्ट्री में होता है ज्यादा, फिजिक्स में इतना ही होता है। एटॉमिक कॉलिजन मैं करा देता हूं आपको थोड़ा सा। जरूरी लगता है मुझे थोड़ा। मॉड्यूल में नहीं है लेकिन मुझे जरूरी लग रहा है। देखो बेटा, एटॉमिक कॉलिजन के पहले मैं नॉर्मल कॉलिजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो आपको पता भी है। मैं केवल उसको एक बार रिवाइज करवाऊंगा शॉर्ट में। मुझको ये बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस ये कितना होता है? नहीं नहीं, रिवीजन नहीं करवा रहे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है अगर अपन देखना चाहें? तो बेटा ये होता है 1/2 म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। यहां पर म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये बताया था आपको, है ना? ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी लॉस किस कॉलिजन में होता है? ये काइनेटिक एनर्जी लॉस किस कॉलिजन में होता है बताइए प्लीज। इनइलास्टिक, नॉन इलास्टिक? अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। हेड ऑन। ठीक है बेटा, ये सारी कॉलिजन में होता है। हेड ऑन कॉलिजन जितनी भी हैं ये सब में होता है। इलास्टिक में भी होता है, लेकिन बस फर्क क्या होता है? इलास्टिक में लॉस होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाती है। नहीं, इलास्टिक में भी होता है, मेरी बात सुनो पूरी। इलास्टिक कॉलिजन में भी ये लॉस होता है और इन इलास्टिक में भी होता है। इलास्टिक में ये पोटेंशियल के फॉर्म में जाता है और उसके बाद वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहां देखिए, ये स्प्रिंग है आपकी M1 M2 से अटैच। इसमें कोई एनर्जी लॉस थोड़ी होगा, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर ये रेस्ट में है और आप इसको V0 की स्पीड से फेंकोगे तो इसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो 1/2 म्यू वी आर का स्क्वायर ही होगा, यही होगा। लेकिन ये लास्ट किस में जाएगा? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल में जाएगा। ये 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाता है। और आगे चलकर जब ये स्प्रिंग वापस से एलोंगेट होगी, अभी कंप्रेस हो रही है, जब स्प्रिंग एलोंगेट होती है तो ये फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। ये लॉस फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी लॉस 0 होता है इलास्टिक कॉलिजन में। करेक्ट। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है। अब यहां पर 3 केस आएंगे आपके। अगर आप इलास्टिक की बात करोगे तो जो हाफ म्यू वी आर का स्क्वायर है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहां पे क्या मिलता है आपको? इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल काइनेटिक, और बॉडी सेपरेट हो जाती है। बॉडीज गेट सेपरेटेड। करेक्ट। ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? जब आप बात करोगे इन इलास्टिक की तो ये जो हाफ म्यू वी आर का स्क्वायर है ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट में जाता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट में जाता है।
अब क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा लेकिन हीट थोड़ी काइनेटिक में जाएगी, वो तो गई सराउंडिंग में, है ना। तो इसका क्या मतलब है, क्या इस बार काइनेटिक वापस से उतनी मिलेगी जितनी थी? नहीं। तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा। और हम बोलते हैं कि जो कॉलिजन है वो इनइलास्टिक है, बॉडी इसमें भी सेपरेट होती हैं, बॉडीज गेट सेपरेटेड। यहां पर क्या होता है कि जो हाफ म्यू वी आर का स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा हीट में या फिर अदर फॉर्म में चला जाता है, रेडिएशन में भी जा सकता है। रेडिएशन यहां भी हो सकता है इसमें भी, यही। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, इसका क्या मतलब है कि ये जो एनर्जी थी ये गई, अब ये जरा भी वापस नहीं आनी है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस यहां पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। और आपका के फाइनल बहुत कम होता है के इनिशियल से, ऐसा। यहां पर बॉडी सेपरेट नहीं होती बेटा, क्योंकि बॉडी को सेपरेट कौन करता है, सोचो। जब स्प्रिंग दबेगी तो ही तो वो स्ट्रेच होगी वापस, मतलब पोटेंशियल आएगी तभी तो बॉडी अलग होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं बेटा इसको, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। हाँ सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आई, मतलब स्प्रिंग लाइक बॉन्ड थे जो दबे, उसके बाद वापस से खुल गए, तो बॉडी सेपरेट हो गई। लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई ही नहीं, जितना भी काइनेटिक लॉस था वो टोटल हीट या रेडिएशन में चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या बॉडी सेपरेट हो सकती है? नहीं, बॉडी सेपरेट नहीं होगी, बॉडी आपस में चिपक जाती है। तो बेटा इसी चीज को ध्यान में रखकर हमें एटॉमिक कॉलिजन को समझना है। एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। यहां पर एक न्यूट्रॉन है आपके पास, और यहां पर एक हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट। एक न्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन स्टेट एटम इन ग्राउंड स्टेट एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, आपको ऐसा मानना है और होता भी है कि न्यूट्रॉन का मास बराबर है हाइड्रोजन के मास के, लगभग बराबर ही होता है बेटा वो, ऐसा मानकर चलना है आपको। तो फिर आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस इन कॉलिजन, ये मेरा पहला सवाल है। इसकी काइनेटिक एनर्जी के नॉट है बेटा, और इसकी स्पीड वी नॉट मान लेना। तो सवाल है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस इन कॉलिजन, ये रहा फॉर्मूला बेटा, इससे करना है 1/2 म्यू वी आर का स्क्वायर। हाँ बेटा, ये वही एटम ही है, एटॉमिक कॉलिजन ही चल रहा है। ठीक है, तो देखो समझना प्लीज। आपका जो आंसर होगा 1/2 म्यू वी आर का स्क्वायर, देखिए वैल्यू प्लेस करते हैं अपन। म्यू कितना होगा, म्यू का फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ दोनों के मास बराबर है,
दोनों के मास बराबर हैं, तो m इंटू एम अपॉन m प्लस एम, तो फिर m/2 हो जाएगा, है ना। और रिलेटिव स्पीड, इस पर ध्यान देना बेटा, ये तो रेस्ट में था और ये v0 से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, v0 ही तो होगी। बिल्कुल सही। अब एक काम करो, एक हाफ इसमें से अलग रखो अभी, और ये जो बचा है इसको तुम लिख सकते हो हाफ एम v0 स्क्वायर, और ये जो हाफ एम v0 स्क्वायर है के किसके बराबर है, इसके काइनेटिक के बराबर है, के नॉट के। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, k0/2। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आ गया आपको। मतलब जब एक न्यूट्रॉन स्टेशनरी हाइड्रोजन से टकराएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस k0/2 होगा। और बात न्यूट्रॉन की नहीं है, बराबर मास की दो बॉडी कोई सी भी हो, एक बॉल ले लीजिए m मास की, सेकंड बॉल है m मास की रेस्ट में, तो जब टक्कर होगी, हाँ वही बता रहे, जब टक्कर होगी इक्वल मास की बॉडी में जिसमें सेकंड बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस k0/2 ही होगा आपका। अब सवाल यह है कि इलास्टिक इन इलास्टिक वो बात की बातें हैं, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ जाएगा, वो सेकेंडरी इशू है। पहला मेन सवाल ये था अपना कि कितना लॉस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको लिखो, सेकंड पार्ट दे रहा हूं मैं इसका। देखिए बेटा, इसमें सेकंड पार्ट आपसे पूछा है, फाइंड कीजिए मिनिमम वैल्यू ऑफ k0 so that hydrogen atom gets excited। k0 की कम से कम वैल्यू क्या हो जिससे कि हाइड्रोजन का एटम एक्साइट हो जाए। - 26.4। अच्छा, और बाकी बच्चे एटम एक्साइट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में पहुंचाना है, इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में पहुंचाना है। देखो समझो, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसके ऊपर की जो स्टेट आती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो अगर तुम इसको एक्साइट करना चाहते हो यहां से ऊपर, तो कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी, 10.2। कम से कम 10.2 की एनर्जी चाहिए इसको, इससे कम में काम नहीं चलेगा। समझ गए बात को। अब सुनो ध्यान से, ये 10.2 की एनर्जी कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस से आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ था k0/2 वो 10.2 होना चाहिए। तो k0 बराबर हो जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है बेटा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इससे कम है 20.4 से, अगर वो 20 भी है
तो भी एक्साइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बात सुनो, यहां पर जब हमने बोला कि के नॉट की वैल्यू 20.4 है, तो ये एक्साइट होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये एक्साइट हो सकता है, दैट इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी होता है बेटा वो। जो एनर्जी उसको मिली एटम को जो एनर्जी मिली वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुई और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि एटम काइनेटिक एनर्जी ले ले। ये भी तो हो सकता है कि एटम काइनेटिक एनर्जी ले ले, है ना। तो यहाँ पर दो कॉलिजन पॉसिबल है इस केस में। कौन कौन सी दो बताओ? एक तो इलास्टिक, कौन सा पॉइंट? अभी जो प्रोबेबिलिटी कहा था मैंने, हाँ सुनो, अगर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इसके पास, तो इसमें से के नॉट बाई 2 का लॉस कर सकता है ये, मैक्सिमम लॉस। सुनो, तो अगर मैक्सिमम लॉस के नॉट बाई 2 का कर सकता है, तो इसको एक्साइट होने के लिए कम से कम एनर्जी 10.2 चाहिए, तो आपका के नॉट बाई 2 कम से कम 10.2 के बराबर होना चाहिए। तो फिर के नॉट कम से कम कितना हो? 20.4, है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर के नॉट 20.4 है, तो भी ये 100% गारंटी नहीं है कि वो एक्साइट होगा ही, वो प्रोबेबिलिटी है, चांस है। एक्साइट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, हो सकता है एटम काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, दोनों बातें पॉसिबल है। तो जरा सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो? नहीं, कोई गारंटी नहीं बेटा, ये सब चांस है, ये सब चांस है, पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन चलता है इसमें। तो यहां पर अपन ये बोलना चाहते हैं कि अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी हम दें, तो दो केस पॉसिबल हैं। कौन से दो केस? या तो ये एक्साइट होगा, या फिर एटम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर एटम ने काइनेटिक गेन कर ली तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, काइनेटिक वापस आ गई, काइनेटिक वापस आ जाएगी टक्कर के बाद। और काइनेटिक वापस आ गई तो इसका क्या मतलब है? कौन से कॉलिजन कहलाएगी वो? इलास्टिक कॉलिजन, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता है, तो ये इलास्टिक कॉलिजन होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो ध्यान से सुनो, इस समय काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसा है? मैक्सिमम है। इस समय काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम है, तो ये कौन सी कॉलिजन कहलाएगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहां पर दो चांस होंगे। कौन से दो चांस? कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक, एक्साइट नहीं हुआ तो ये इलास्टिक है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा आपको? इसके बाद अगर के नॉट की वैल्यू हम 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, सेकंड केस, अगर इसी सवाल में के नॉट की वैल्यू 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी जाए, देन एक्सप्लेन कीजिए ऑल पॉसिबिलिटीज। बेटा अब कौन कौन सी कॉलिजन इसमें पॉसिबल है अगर हम के नॉट की वैल्यू इतने कर दें? तो चलिए हमें चेक करते हैं। ये नहीं होगा एक्साइट, ऑल थ्री। अच्छा रुको देखते हैं। देखिए, ये तीन एनर्जी लेवल में ले रहा हूं, -13.6, -3.4, -1.51, है ना। अगर ये यहां एक्साइट होता है तो एनर्जी कितनी लेगा? 10.2।
अगर ये यहाँ की जगह यहाँ एक्साइट होता है तो एनर्जी कितने लेगा बेटा, माइनस करना है इसको। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, बताइए क्या आ रहा है। 12.0, 1.9, अरे 12.09, यस। तो अगर यहाँ एक्साइट होता है तो 12.09 लेगा, ठीक है। तो चलिए अब मुझे बताइए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस जो पॉसिबल है वो तो k0/2 है ना। तो अगर मैं k0/2 को, अच्छा, और k0 कितना था 24.1, तो 24.1 आ गया 18/2, बेटा वैल्यू कितनी आएगी इसकी 12.09 आ गई। तो हम आंसर क्या देंगे कि ये एक्साइट हो सकता है, एक्साइट हो सकता है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में पहुंचा सकता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कॉलिजन कौन सी मानी जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ध्यान से सुनो, यहां पर मैं 3 बातें बताऊंगा। इफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम n=1 टू n=3, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मानी जाएगी। और ऐसा इसलिए अपन बोलेंगे क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ था वो पूरा के पूरा रेडिएशन में गया, वो पूरा के पूरा रेडिएशन के फॉर्म में चला जाएगा, मतलब यह एक्साइटेशन में यूज में आ जाएगा। तो थोड़ी सी भी एनर्जी वापस नहीं आने वाली है बेटा, तो काइनेटिक गई एक बार में खत्म। तो परफेक्टली इनइलास्टिक ये एक चांस है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम n=1 टू n=2, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में गया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी ली 10.2, लेकिन एनर्जी लॉस कितना हुआ था, एनर्जी लॉस हुआ था 24.18, करेक्ट। तो बताइए बेटा बाकी एनर्जी कहाँ है। हाँ, बाकी एनर्जी फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन थोड़ा एनर्जी लॉस भी हुआ है। नहीं, हीट में नहीं गई बेटा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, बाकी थोड़ा एनर्जी लॉस भी हुआ है इसमें, तो ये इनइलास्टिक कॉलिजन होगी। और अगर ऐसा बोलो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ही नहीं, इज नॉट एक्साइटेड, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, इलास्टिक। बेटा यहां पर केवल एक ही लॉस होगा एनर्जी का, जो कि रेडिएशन में होगा, या तो रेडिएशन में जाएगा या काइनेटिक में जाएगा, दो जगह पर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमें इसमें दिख रही है बेटा, इस वाले केस में। क्या पता करेंगे बेटा, एक बार रिपीट करो। क्या पता करने का बोल रहे हो। नहीं बेटा, ये चांस है केवल, इसमें से एग्जैक्टली कौन सी कॉलिजन होगी ये हम नहीं कह सकते, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और कहाँ एक्साइट होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, n से 1 में गिरता है, तो n से 1 में गिरेगा या n से 2 में गिरेगा या n से 3 में गिरेगा, वो भी चांस ही होता है। नहीं, 4 में जा ही नहीं सकता ना बेटा, 4 में कैसे जाएगा आप सोचो,
आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है के नॉट बाई टू, के नॉट कितना है आपका 24.18, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना पॉसिबल है 12.09, तो 4 में कैसे जा सकता है, ये तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक सवाल बता दिए एटॉमिक कॉलिजन के, बस अगर आएगा तो इन्हीं टाइप में से आ सकता है। इसको मिटाते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बस बेटा मुझे 2 लेक्चर की और जरूरत है इसको खत्म करने के लिए, मॉडर्न फिजिक्स आज का और एक अगला जो भी है। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स अपना आज और कल का जो लेक्चर होगा मतलब मंडे का, उसमें अपना खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा मैक्सिमम थ्योरेटिकली है, ये डाटा ही है आपको जो ज्यादा इसमें लेने हैं। जैसे कि आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट आप किस चीज को बोलते हो, एटॉमिक मास यूनिट इसको अपन लिखते हैं AMU, या फिर सिंपली अपन इसको यू भी लिखते हैं। तो वन यूनिट होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। कार्बन के इस आइसोटोप के मास को 12 से डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ मास। ये वही है बेटा, केमिस्ट्री वाला ही है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा आपको अभी। आएगी नई बातें, बाद में आएंगी। इसकी वैल्यू अगर अपन देखना चाहें तो 1.66, आप मॉड्यूल भी सामने ओपन करके रख सकते हो, मॉड्यूल सामने ओपन करके रख सकते हो आप अभी इस समय, मैं मैक्सिमम डाटा उसी में से दूंगा आप। इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एनर्जी कितनी होगी, तो बेटा mc² का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, mc² का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एनर्जी जो आपकी बनती है ये 931.478 बनती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया बेटा अपन ने इसी मास को, मतलब इतना मास अगर खत्म होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में, अगर ये मास आपका डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये इसका मतलब है। आइंस्टीन का फॉर्मूला है E बराबर mc² वाला, इसको अप्रोक्सीमेट आप 931.5 भी लिख सकते हो। इसके साथ ही बेटा प्रोटॉन का मास भी आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी। वैसे जरूरत इनकी पड़ती नहीं है, सवाल जब आता है तो वो लिख कर देता है अपने को। तो प्रोटॉन का जो मास है 1.6726, लिख लो बेटा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको mu में लिखते हो तो 1.00727। एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन का मास 1.6749, इससे थोड़ा भारी होता है।
10 की पावर -27 kg। बेटा एक बार लिखने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास मॉड्यूल के सामने भी रखा है ना आपके, आप देख भी रहे हो उसके अंदर डेटा वही है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो ताकि आप फाइनल एक नोट आपके पास आ जाए रिवीजन के लिए। ठीक है, 1.00866 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 बताइए आपको, केजी। एमयू में जाओगे तो 0.00055। ये चीज यहां पर इनकी आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ता है बेटा। एम बेटा मिलियन मेगा एक ही चीज होता है, आप मिलियन बोलो या मेगा बोलो। ये वैल्यू कैसे आई? अरे एमसी स्क्वायर के फॉर्मूले से आएगी ना। देखो ये इसका मास इतना है, इतने किलोग्राम, तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी एनर्जी आएगी? E बराबर एमसी स्क्वायर। तो एम की जगह पर इसको रख देना और सी की जगह पर इसको रख देना, तो ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन नहीं बेटा, न्यूट्रॉन है। ये जो हैवी वाला है ना, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से, हल्का सा। सी की जगह, अरे सी स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। करेक्ट, ठीक है। सी स्क्वायर क्यों आया? अरे बेटा आइंस्टीन का फॉर्मूला है ये, E बराबर एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन का जो सबसे मेन फॉर्मूला था यही तो था। कैलकुलेशन में समय ले सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि कैलकुलेशन में इस तरीके से मास अगर कहीं पर आएगा तो वो लिख कर देगा आपको, वो सीधे यूनिट में लिख कर देगा यू में, तो आप इसको सीधे 931 से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी में आ जाओगे आप। मतलब जूल में कभी एनर्जी नहीं लेगा ये, एनर्जी हमेशा इसी में लेगा, किसमें? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में चलेगी आपकी एनर्जी पूरे चैप्टर में। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, बच्चों ये तो इसका सिंबल लेते हैं, यहाँ पे Z लिख देते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं, है ना। Z क्या होता है इसके अंदर? आप इसको एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, वैसे ज्यादा बेटर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और A जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, Z प्लस N नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, मतलब मास नंबर बोलते हैं इसको। एटॉमिक नंबर ये है, ये मास नंबर कहलाता है। न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें आती हैं, आप जानते हो वैसे पहले से केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी है कि आइसोटोप किसको बोलते हो? अगर Z सेम होता है तो आप क्या बोलते हो इसको? आइसोटोप, है ना। मास अलग अलग है बट Z इक्वल है तो वो आइसोटोप है। अगर मास नंबर सेम होता है
लेकिन Z अलग अलग है, तो आप इसको क्या बोलते हो? आइसोबार कहलाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। और अगर आपका A माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन, A माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन अगर बराबर है तो ये आइसोटोन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लिखो बेटा। न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे थोड़ी और। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ज्यादातर इंफॉर्मेटिव है बेटा ये चैप्टर अपना। इसमें कैलकुलेशन कब स्टार्ट होता है? जब आप रेडियो एक्टिविटी लेते हो ना, तो वहां पर फिर इक्वेशंस आती हैं, वहां पर हाफ लाइफ आता है, मीन लाइफ आता है, तो वहां पर कैलकुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी तो यह है इसकी कि इसकी जो साइज होता है वो फर्मी के ऑर्डर का होता है। इसका साइज फर्मी, फर्मी मींस 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फर्मी के बराबर होता है, हो सकता है 2 फर्मी हो, 5 फर्मी हो, 10 फर्मी हो, है ना? ऑर्डर है ये इसका। सेकंड नंबर, इसका जो रेडियस होता है वो एक रफ एवरेज होता है। रेडियस रफली एवरेज R इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। यहां पर R0 की जो वैल्यू होती है ये आपकी 1.1 फर्मी होती है। ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, आप ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ये एक रफ एवरेज है, ये मास नंबर पर इस तरीके से डिपेंड करती है। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा? भाई न्यूक्लियस को स्फेरिकल अगर माने अपन तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब से निकलेगा। तो वॉल्यूम V हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आर क्यूब की जगह पर ही आएगा आपका, तो 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। तो आप क्या देख रहे हो कि रेडियस A की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वॉल्यूम A पर डिपेंड कर रहा है। A अभी बताया मास नंबर है ना बेटा इसका। A क्या है? मास नंबर। इसको अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर यही होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो तो एटम में रिवॉल्व करते हैं बाहर, है ना? अब अगर अपन इसका मास निकालना चाहें तो मास के लिए कैसे निकालेंगे, देखो समझो। अभी हमने जो देखा था डाटा, तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास मतलब रफली बराबर ही था, थोड़ा डिफरेंस था उसमें। लेकिन जब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में ज्यादातर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। हैवी न्यूक्लियस में थोड़े न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो मॉडरेट न्यूक्लियस होते हैं उनमें लगभग बराबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज हम क्या कहें इसके मास को? क्या अपन एवरेज मास को लेकर इसको ले सकते हैं आगे? तो अगर अपन ऐसा बोलें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जो था ही पहले भी हमने देखा था, इसको अपन m लिख दें,
ठीक है, तो न्यूक्लियस के मास को लिख सकते हैं A इंटू स्मॉल m। क्या ये सही है? बेटा A क्या था? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन के मास को या एक प्रोटॉन के मास को हमने m माना, तो टोटल जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है सबका मिलाकर मास कितना हो जाएगा? A इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन इसकी डेंसिटी निकालना चाहें, न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे, तो A इंटू एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। बेटा ए से कैंसिल हो गया, तो जो रो आपका आ रहा है वो हो रहा है 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये। और ये जो आता है आपका, ये 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का होता है। ये वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं, ऑर्डर बता रहा हूं। और आप जरा ध्यान से देखना यहां पर, ये जो आ रहा है ना नंबर, ये ए से फ्री है, ए कैंसिल हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस आपका भारी हो चाहे न्यूक्लियस हल्का हो, उसकी डेंसिटी रफली कैसी होती है? कांस्टेंट होती है ना? उसकी डेंसिटी रफली कांस्टेंट होती है। आपके मॉड्यूल में 2.3 इंटू 10⁻17 दे रखा है, तो ऑर्डर तो वही है, ये रफली कांस्टेंट है। अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इसको, अभी आने वाला है न्यूक्लियर फोर्स, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्यों कांस्टेंट डेंसिटी हमें मिलती है। करेक्ट, तो इसको लिखो, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। बच्चों, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको अपन एज ए कलेक्टिवली हम बोलते हैं, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना? तो जो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी भी क्वांटम स्टेट होती है। वो भी ऐसा नहीं, कोई रिजिड बॉडी नहीं है कि एक पार्टिकल नहीं है जो सिंगल जगह पर रखा हुआ है, उसकी भी वहां पर होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि न्यूक्लियस के स्पेस में वो कहां पर है इस समय, वो भी अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है प्लस स्पिन करता है, तो ऐसे जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो भी ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो भी अंदर मूव करते रहते हैं। तो उनकी भी क्वांटम स्टेट होती है जैसे इलेक्ट्रॉन की होती है, तो उनके भी एंगुलर मोमेंटम होते हैं। हाँ, प्रोटॉन में रिपल्शन होता है, प्रोटॉन में रिपल्शन होता है, वो अभी आने वाला है कि वो कैसे बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन में हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनकी खुद की भी क्वांटम क्वांटम स्टेट होती हैं जब वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं, तो उनके एंगुलर मोमेंटम को, उनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है बेटा, जैसा आपने एटम के अंदर देखा था, आपने हाइड्रोजन एटम में केमिस्ट्री में जो पढ़ा था आपने। ठीक है, तो इसको लिखो, मैं बोल दूं क्या कि लिखा दूं? मैं लिख देता हूं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस have different quantum states and have orbital
एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ठीक है। तो अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन हैं, अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन हैं, उन सबका मिलाकर जो नेट एंगुलर मोमेंटम होता है, हम उसको न्यूक्लियस का स्पिन बोलते हैं। तो सबका मिलाकर जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो न्यूक्लियर स्पिन कहलाता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम of all nucleons is called nuclear spin. हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा हेमंत बताओ क्या बोल रहे हो। क्वांटम स्टेट नहीं आई समझ में। अरे तुमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर फिक्स रह सकता है क्या कभी? नहीं रह सकता। तो हम इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन होती है उसको वेव फंक्शन के थ्रू तो बताते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को हम वेव फंक्शन के थ्रू बताते हैं, और वो भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो चांस होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। तो वो जो डिफरेंट स्टेट आती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो क्वांटम स्टेट कहलाती हैं, जो आपने देखी थी। तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट होती हैं, तो यहाँ पर आपकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटम स्टेट है न्यूक्लियस के अंदर। वो भी एक जगह पर फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस केवल एक सिंगल रिजिड बॉडी है और रुकी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी भी क्वांटम स्टेट होती हैं, उनके भी एंगुलर मोमेंटम होते हैं, वो भी स्पिन होते हैं। तो उनका जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा सबका मिलाकर, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्पिन। बेटा हेमंत हैंड रेस कर रखा है आपने। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं, इसके फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। और ये वैसे भी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की स्टडी अभी तक वैसे भी कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, ये सब केवल अजम्पशन से चल रहा है बेटा। यस हेमंत बेटा हैंड रेस कर रखा है, नीचे करो हाथ को। कब कंप्लीट होगी? अरे ये तो स्टडी है बेटा, चलती रहेगी। जैसे परफेक्ट एनालिसिस अभी तक न्यूक्लियस का नहीं है किसी के भी पास। ये तो वो एजम्पशन है जिनकी बेसिस पर न्यूक्लियस के नेचर को समझने की कोशिश की गई और काफी कुछ समझ में आया अभी। जैसे मान लो अपन डी ब्रॉगली की बात करें, तो डी ब्रॉगली ने बोला था वेव नेचर होता है। ठीक है, उसने कहीं कोई अपने को साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी दिया था उसका। वो तो बाद में डेविसन जर्मर से फिर पता चला कि यार मतलब सच में होता है ऐसा। तो ये पूरा एजम्पशंस पे चलता है, पूरा वेव फंक्शंस है। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान दीजिए। हमें देखना यह है कि हम न्यूक्लियर का जो नेचर है न्यूक्लियस का, इनसे हम उसको कैसे समझ सकते हैं। हमें मेन ये चीज समझनी है। बच्चों, तो न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है और कैसे लगता है, इस चीज को हमें देखना है। हेडिंग आप लिख लें, न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, अब आपका जो सवाल है कौन सा था, कि दो प्रोटॉन हैं, उनको आपने न्यूक्लियस के अंदर रखा। हाँ बेटा, इसमें भी स्पिन की वैल्यू होती है, जैसे प्लस ऑफ माइनस ऑफ आप लेते हो वैसे इसमें भी ली जाती है।
लेकिन इनके कैलकुलेशन बिल्कुल उतने एक्यूरेट नहीं होते जैसे आप इलेक्ट्रॉन के कर लेते हो। तो सुनो, न्यूक्लियस के अंदर इतनी छोटी स्पेस में प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं? उन्हें तो रिपल करके भाग जाना चाहिए कूलम्ब फोर्स के कारण, है ना? तो यहां पर एक नए टाइप के फोर्स को इंट्रोड्यूस हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये दो न्यूक्लियन के बीच में, न्यूक्लियन मींस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो दो न्यूक्लियन जब बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जाते ही ये एकदम से जीरो होने लगता है। डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो एकदम रैपिडली फॉल करता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर जाओगे तो ये फोर्स एकदम से जीरो होने लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर अंदर ये फोर्स काम करता है, जो दो प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्शन के थ्रू बांध के रख सकता है। हाँ बेटा, न्यूक्लियन के बीच लगता है ये, मतलब दो न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है, दो प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लग सकता है। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इसलिए होता है क्योंकि आप सोचो कि अपन ग्रेविटेशन, हमारे पास नेचर में कितने फोर्स हैं? ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और फिर आपका न्यूक्लियर है। तो इन तीन फोर्स में ग्रेविटेशन तो वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है काफी, ये तो हमें पता ही है पहले से। ठीक है, तो ये जो फोर्स है अपना, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स जो रिपल्शन लग रहा था, ये उसको भी ओवरकम करके रखा हुआ है, उसको बांध के रखा हुआ है। मतलब दो प्रोटॉन जाना चाहते हैं दूर, लेकिन इसने उसको रोक के रखा हुआ है। मतलब ये फोर्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उनको रोक के रख सकता है रिपल्शन के अगेंस्ट। बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स है ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये न्यूक्लियस के जो नेचर है, इसको समझने के लिए ये सब एजम्पशंस हैं कि ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब ये कोई आपका सेंट्रल फोर्स नहीं होता कि हम डिस्टेंस से इसका फॉर्मूला निकाल लें। ये आपके जो न्यूक्लियन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं उनके स्पिन पर भी डिपेंड करता है। अगर सेम स्पिन वाले न्यूक्लियन पेयरिंग करते हैं तो ये फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होता है, और अपोजिट स्पिन वालों में ही थोड़ा वीक होता है, मतलब ऐसा मानते हैं। करेक्ट। तो यहां पर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं देते हैं अपन, हम बस इतना बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब शॉर्ट रेंज स्पिन कैसे देखते हैं? नहीं, स्पिन देखते नहीं है बेटा, एक्चुअली ये सभी एजम्पशन ले रखे हैं उस चीज को समझने के लिए कि न्यूक्लियस में ऐसा नेचर क्यों है। करेक्ट। अब जैसे आपका कूलम्ब फोर्स है, तो कूलम्ब फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, तो ये दो न्यूक्लियन के बीच लगता है, लेकिन कब लगता है? जब वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसके अंदर ये बोलेंगे कि इस फोर्स का नेचर कैसा है। हम इसके नेचर पे थोड़ा ज्यादा जाना चाहेंगे कि वेरी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स विद इन न्यूक्लियस, और यही वो फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को ओवरकम करके रखा हुआ है एंड रेस्पॉन्सिबल
to overcome proton-proton repulsion। बेटा किसके बीच में लगता है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सबके बीच में लग सकता है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, इसी ने प्रोटॉन को भागने से रोक के रखा हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज होता है, अगर अपन सेपरेशन को जैसा कि आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है बेटा 0.8 फर्मी से ज्यादा रखें, सेपरेशन आर इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, तो ये अट्रैक्शन होता है। और अगर ये लेस देन 0.8 फर्मी है तो ये रिपल्शन होता है। मीन्स अगर न्यूक्लियॉन को बहुत ज्यादा पास में भी तुम लेकर आ जाओगे तो नहीं ला सकते हो, लेकिन ये दूर जाने नहीं देगा ज्यादा। इसका अगर मैं ग्राफ बताऊं, एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो अंदाजा लगाओ कैसा ग्राफ होना चाहिए इसका। अगर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अपन देखना चाहें तो यू शेप का हाइपरबोला। नहीं तो अट्रैक्शन रिपल्शन को कैसे शो करते हो तुम लोग? वैसे ग्राफ आप डिस्टेंस के ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है बताना। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स थोड़ी है जो आप डिस्टेंस के थ्रू बता सको। सेंट्रल फोर्स नहीं है डिस्टेंस के थ्रू बता सको। और ये जो 0.8 है ये ऐसी कोई शार्प लाइन भी नहीं है, ये कोई शार्प लाइन नहीं है। करेक्ट? क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी फिर स्पिन पे डिपेंडेंट है। 0.8 ठीक है, लेकिन अगर सेम स्पिन होंगे तो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, अपोजिट स्पिन में अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा, ऐसा माना गया है। तो यहां पर जैसे अपन एनर्जी की बात अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखो जैसे आप इलास्टिसिटी में लेते हो कि नहीं, ये ग्राफ डायग्राम अलग से बनाते हैं अपन। इलास्टिसिटी में आप लेते हो इस तरीके का ग्राफ, ये है ना। तो यहां पर एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। करेक्ट? अगर आप इससे और ज्यादा डिस्टेंस को कम करने लगोगे, ये आपकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्टेंस को कम करोगे तो इनमें रिपल्शन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। और अगर इसको तुम बढ़ाओगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, और पोटेंशियल एनर्जी देखो इधर भी बढ़ रही है, तो मिनिमम यहां पर है। अब ये पॉजिटिव एनर्जी है बेटा, ये तो पॉजिटिव एनर्जी का क्या मतलब है? रिपल्शन। और नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? अट्रैक्शन। तो डिस्टेंस अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगी, मतलब ये रिपल करने लगेंगे। करेक्ट? तो एक लिमिट तक वो अट्रैक्शन करते हैं, और ये भी लिमिट थोड़ी सी है, उसके बाद ये एनर्जी तुरंत ही जीरो हो जाती है आपकी। इसके बाद आप थोड़ा बाहर गए, ये फर्मी पर आ गए, आप फर्मी से बाहर जाओगे तो ये जीरो के आसपास हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा, तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो देखो समझो इसको, यहां पर अगर हम बात करें कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, हाँ डिपेंड करता है ये, लेकिन डिस्टेंस का कोई फंक्शन हम नहीं दे पाएंगे इसको। वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर निकलते ही ये एकदम से डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है ये। इसका एक मॉडल समझाऊंगा मैं आपको किस तरीके का है। स्पिन पे डिपेंड करता है,
डिपेंड्स ऑन स्पिन। बेटा सेम स्पिन लोगे तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है देन अपोजिट स्पिन। और एक आखिरी पॉइंट है इसका कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अच्छा, ये केवल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस के अलावा ये स्पिन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको सेंट्रल फोर्स नहीं कह सकते। सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हो बताओ? सेंट्रल फोर्स केवल पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसको आप बोलते हो सेंट्रल फोर्स। ये डिस्टेंस के अलावा स्पिन पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। करेक्ट। जैसे आप कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करते हो ना, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिस्टेंस से वेल डिफाइंड होता है वो, लेकिन ये डिस्टेंस से वेल डिफाइंड नहीं है, इसके अलावा स्पिन का भी इसमें कुछ पार्ट है, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। बेटा कैलकुलेशन पार्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर भी, लेकिन वो थोड़ा बाद में आता है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन पार्ट है जिसको हमें देखना है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज से इंडिपेंडेंट है तो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये आपस में बराबर होगा। करेक्ट। हाँ, अब हम बता सकते हैं जो अपन ने एक स्टार्ट में हमने बोला था कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसी हमने मानी थी? कांस्टेंट मानी थी। हमने कहा था कि न्यूक्लियस अपन भारी लो चाहे मीडियम साइज का लो, डेंसिटी सेम आती है। स्पिन बेटा आपके स्पिन जो है प्लस हाफ माइनस हाफ, एग्जैक्टली जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप लेते हो बिल्कुल वैसे ही आपको स्पिन लेना है इनके भी, लेकिन इसमें स्पिन के कोई कैलकुलेशन है ही नहीं अपने पास, उनकी हमें जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। हमें कैलकुलेशन कहां पर आता है? जब हमें रेडियो एक्टिविटी देखना पड़ता है। करेक्ट। तो ये जो एजम्पशन हमने लिए हैं सारे, इन एजम्पशन से हम बता सकते हैं कि क्यों इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो देखिए, इनसे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कॉज ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी या यूनिफॉर्म डेंसिटी। चलो अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपन बात करें पानी, एक पॉन्ड है तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी की डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी, सरफेस के पास में या बॉटम के पास में? बॉटम के पास में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉटम पर प्रेशर ज्यादा होगा, टॉप पर प्रेशर कम होगा, तो फोर्स अलग है इसलिए डेंसिटी बदल गई। लेकिन इमेजिन करो कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रेशर को बढ़ाया ना बॉटम के पास। हाँ, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता, मतलब वो केवल 20-30 सेंटीमीटर तक ही लगता, बस इतना ही लगता, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए अलग है और नीचे वाले के लिए फिर अलग हो गया, तो फिर डेंसिटी बराबर होती है इसकी, अंदाजा लगाओ। मैं एक इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और। जैसे आपने यहां पर पानी भर दिया, तो हो क्या रहा है कि यहां पर जो पानी भरा हुआ है बॉटम पे, इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है mg, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है बेटा, तो ये ऊपर वालों पर भी लग रहा है, तो इन सब पर जो नेट फोर्स आएगा वो अल्टीमेटली इसी को झेलना है, ये सब मिलकर इसको प्रेस करेंगे, इससे यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक जाता ही नहीं,
इनके फोर्स अलग होते अपने अपने सेपरेट, और इनके फोर्स अलग होते इनके अलग होते, तो फिर यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती, फिर सबकी डेंसिटी बराबर होती। सही है। हाँ, इसको और एक छोटा सा मॉडल आप ले सकते हो। जैसे कोई लड्डू आपने लिया, तो लड्डू को आपने बांधा है जिस चीज से, चाशनी वगैरह से, तो वो शॉर्ट रेंज फोर्स बता रहा है। उसका एक पार्ट जो है, वहां पर जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल को चिपकाने के लिए, वो दूसरे पार्ट पे थोड़ी लग रहा है, बस वो उसी जगह पर लग रहा है। तो इसलिए उसकी पूरे की डेंसिटी लगभग कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। करेक्ट। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स का एग्जांपल हुआ आपका। शॉर्ट रेंज फोर्स के कारण हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इसकी बराबर होती है। तो देखो हम ऐसा बोलेंगे इसके अंदर कि यहाँ के जो पार्टिकल हैं, ये वाले, ये शॉर्ट रेंज फोर्स के थ्रू आपस में अट्रैक्टेड हैं, लेकिन फोर्स यहीं खत्म हो गया बेटा। अब इसका इफेक्ट यहां नहीं आ रहा, तो यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो यहां पर अट्रैक्टेड हैं, यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो यहां पर अट्रैक्टेड हैं, ऐसे। करेक्ट। हाँ, फोर्स पाइल अप नहीं होगा, बिल्कुल सही बोला है आपने। तो यहां पर यह होगा कि ये जो फोर्स है यहाँ का, ये फोर्स केवल इस एरिया को अफेक्ट कर पाएगा, और यहाँ का फोर्स इस एरिया को अफेक्ट कर पाएगा। मतलब ये वाला फोर्स इसको यहाँ पे ये प्रेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि सब जगह के इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, इसलिए सभी जगह पर डेंसिटी कैसे बोलोगे कि वो कांस्टेंट होती है। तो इसका एक सिंगल स्टेटमेंट अपन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्स। करेक्ट, ऐसा हम बता सकते हैं इसको। इसके बाद बेटा एक ग्राफ इसमें आता है, न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर का ग्राफ। ये देखिए, ये आपका प्रोटॉन नंबर है और ये आपका न्यूट्रॉन नंबर है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री वाली, ये। तो 45 डिग्री का क्या मतलब है कि यहां पर n किसके बराबर है, z के बराबर है। एन जेड ग्राफ जब बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए बनाकर देखा गया, तो जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं वो हमें इस तरीके से एक जोन में मिलते हैं, ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हो, ये आपका स्टेबिलिटी जोन है। मतलब अगर आप ज्यादा हैवी न्यूक्लियस की बात करोगे, जिनका Z ज्यादा है और N ज्यादा है, तो उसका स्टेबिलिटी जोन इस लाइन के ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है बताओ प्लीज। हैवी न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़े कम होते हैं। करेक्ट। लेकिन जो हल्के न्यूक्लियस हैं, लाइट न्यूक्लियस, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आपका हीलियम हो गया, हीलियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। तो वहां पर ये वो हीलियम कहां पर होगा, इस लाइन पर होगा, यहां इधर। तो जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर लगभग बराबर होते हैं, लेकिन हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव टू प्रोटॉन नंबर। अब ये क्यों है, ये हम फोर्स के थ्रू समझ सकते हैं। देखो समझते हैं, आप ये बना लो, मैं समझाता हूं।
हाँ बेटा, हेवी और मोर स्टेबल, नहीं नहीं, ये आपका स्टेबिलिटी जोन है ये वाला। इस जोन के अंदर जो है, चाहे वो हेवी हो कि लाइट हो, वो स्टेबल है। जो जोन से बाहर जाएंगे, चाहे वो इधर चले जाएं या इधर चले जाएं, वो अनस्टेबल है। ये इसकी स्टेबिलिटी का कॉज क्या है, ये जो फोर्स का अपन ने एजम्पशन देखे थे, उसके आधार पे हम थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप हल्का न्यूक्लियस लोगे, जैसे आपने हीलियम का न्यूक्लियस लिया, तो बेटा हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन आ गए आपके। अब 2 प्रोटॉन बहुत छोटी स्पेस के अंदर आ गए, तो वो तो रिपल करके भागना ही चाहेंगे बिल्कुल, करेक्ट। उनके बीच की डिस्टेंस ही बहुत कम है, वो दूर भागना चाहेंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए, वापस से बांधने के लिए न्यूक्लियर फोर्स है अपने पास, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। लेकिन कूलम्ब फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें और ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत है। तो उसके लिए वहां पर न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, जो उनको अंदर खींच के रख सके, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स केवल अट्रैक्शन काम करेगा। तो इसलिए लाइट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को भागने से रोकने के लिए हमें न्यूट्रॉन की जरूरत है ना। और अगर अपन उसका साइज बढ़ाना स्टार्ट करें तो क्या होगा, सोचो। हम हीलियम की बात ना करें, हम थोड़े हेवी की बात करें, जैसे आयरन हो गया, या और उसके ऊपर की हम बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 100 है, 200 है, इनकी हम बात करें। हाँ, तो अब उसके अंदर जैसे आयरन आपका है, तो उसके अंदर प्रोटॉन तो बहुत सारे भरे हुए हैं। तो इतने सारे जो प्रोटॉन हैं, वो तो एक दूसरे को रिपल करके बहुत ही स्ट्रांगली दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर सिंगल प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन थोड़ी है। वहां पर तो एक प्रोटॉन को बहुत सारे प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर रिपल करेंगे, है ना। तो उनको रोकने के लिए और स्ट्रांग फोर्स की जरूरत है अंदर। तो वहां पर आपको ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, हैवी न्यूक्लियस होता जाएगा, तो थोड़े ज्यादा न्यूट्रॉन लगेंगे स्टेबिलिटी के लिए। अगर वहां पे न्यूट्रॉन कम पड़ गए, मतलब आपने न्यूक्लियस यहाँ इस जोन में ले लिया, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होगा तो वो स्टेबिलिटी जोन में आने के लिए कुछ रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन करेगा, अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, ताकि वो यहां से इसमें आ जाए। और अगर यहां पर है तो भी वो ऐसे ही करेगा। ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स, एक बार रिपीट करना बेटा, पूरा नहीं पढ़ पाया मैं। प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रॉन नंबर। हाँ, लेकिन सुनो, एक बात समझो, जैसा कि हमने भी बताया था कि सेम स्पिन वाले जो होते हैं, वो जो फोर्स लगाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनकी पेयरिंग होती है। तो अगर आपने न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा भी कर दिए, जैसे कि अपन ने जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि बिस्मिथ के ऊपर के जो हैवी न्यूक्लियस हैं, वो सब आपके अनस्टेबल हैं। फिर उनमें न्यूट्रॉन कितने भी भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पे न्यूट्रॉन ज्यादा है तब भी वो अनस्टेबल है। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप Z को बढ़ा रहे हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग हो गई, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को भागने से रोक लिया। लेकिन अगर आपने बहुत सारे न्यूट्रॉन भर दिए, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो खुद की एनर्जी होगी, वो फिर आपके न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देगी। न्यूक्लियन न्यूक्लियन की खुद की एनर्जी न्यूक्लियस को फिर अनस्टेबल बना देगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा भी हो गए तो भी अनस्टेबल होगा, अगर न्यूट्रॉन कम भी हो गए तो भी अनस्टेबल होगा। तो ये एक स्टेबिलिटी जोन होता है, बस इसके स्टेबल होते हैं। तो जो हैवीएस्ट स्टेबल है वो बिस्मिथ होता है बेटा, उसके बाद के जितने भी हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पर एक बात मैं बता दूं शॉर्ट में, कि लाइट वाले न्यूक्लियस के लिए आपका n/z का रेशो लगभग 1 होता है। जैसे इन केस ऑफ हीलियम की बात करें, है ना, उसका कॉज अपन देख ही चुके हैं अभी, तो आप उसको लिख लेना, एक बार वीडियो में और रिपीट करोगे तब देख लेना, क्योंकि टाइम आपका हो रहा है, इसको लिखने में टाइम चला जाएगा। अपन थोड़े मॉडरेट पे जाएं,
मॉडरेट टू हैवी, तो आपका एन अपॉन जेड का रेशो 1 से बड़ा होने लगता है। और फॉर हेवीएस्ट स्टेबल, एन अपॉन जेड का रेशो 1.6 है बेटा। और जो हेवीएस्ट स्टेबल है ये आपका बिस्मिथ होता है। ठीक है, बिस्मिथ का बेटा जो Z है वो 83 और ए उसका 209 है। ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं एक बातें। जितना डाटा डाटा अपन ले रहे हैं ना, इनको किसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल इनका फंक्शन समझना है कि कैसे काम करता है। क्योंकि आपका जो सवाल आएगा ना बेटा एग्जाम में, उसमें डाटा वाला पार्ट वो लिख कर ही देगा आपको। प्रोटॉन का मास आपको याद नहीं रखना है, वो वहां लिख कर देगा आप। हाँ बस वो 931 शायद ना लिख कर दे, बाकी सब लिख कर देगा आपको। तो देखो एक बात समझना, आज के लिए अपना जो शाम का डिस्कशन है, आज के लिए जो शाम का डिस्कशन है डाउट क्लास, वो अपने कौन सी थी? एक्सरे और फोटो इलेक्ट्रिक। ये अपने को आज कंप्लीट करना है, डिस्कशन पूरा खत्म कर लेना बेटा। जो डाउट आपके बचे हो अगर, तो मुझे अभी भेज दो। ठीक है बेटा, लिंक मैंने भेज दी आपको, लिंक आ चुके हैं आपके ग्रुप पे, चेक कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सभी को।